हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ यादव और स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सौरभ में। तो हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने पहले देख लिया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, और इसमें जो जो ऑर्गन प्रेजेंट है उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके इससे पहले के वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे फुल डिटेल में सब कुछ बताया गया है। आज हम लोगों का ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है। आज हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूनिट जो होता है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे एसिडिटी एंड ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर एचबी। तो बताया गया कि ऑक्सीजन का एचबी का बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे ऑक्सीजन और एचबी एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोगों का एसिड बेस बैलेंस बढ़ेगा, मतलब एसिड का मात्रा, अगर एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जो होती है एचबी से डिक्रीज हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग एचबी से नहीं हो पाती है। इसी को हम लोग बोहर इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोहर इफेक्ट कहते हैं। और एच बी बाइंड टू हीमोग्लोबिन एंड अल्टर इट, मतलब इस टाइम पे H प्लस जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग करता है, मतलब जुड़ता है और उसके स्ट्रक्चर को जो होता है चेंज करता है। O2 लेफ्ट बिहाइंड इन द नीड टिश्यू, मतलब इस टाइम O2 जो होता है वो बिहाइंड हो जाता है, मतलब इस टाइम O2 एचबी से निकल के टिश्यूज़ में चला जाता है जिसमें उसकी ज़रूरत होती है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है CO2 और ऑक्सीजन रिलीज, मतलब CO2 एंड ऑक्सीजन को के रिलीज में क्या क्या होता है। तो इसमें एज PCO2 राइजेज विथ एक्सरसाइज O2 इज रिलीज मोर इजीली, मतलब जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हम लोगों के बॉडी में CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि O2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा तो उस टाइम हम लोग का ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से इजीली जो होता है बॉन्डिंग तोड़ के और ऊतक में जितने भी हमारे टिश्यूज होते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इजीली पहुँच पाता है। और CO2 कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड एंड बिकम H प्लस एंड कार्बोनेट आयन एंड लोअर pH। इस टाइम पे CO2 जो होता है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड में और H प्लस आयन देता है और कार्बोनेट आयन भी देता है, और इस टाइम लोअर pH, मतलब इसका pH जो होता है लोअर होता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि अगर लो ब्लड PCO2, मतलब अगर ब्लड में ये होता है CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो लो ब्लड CO2, मतलब अगर ब्लड में CO2 का लेवल डिक्रीज होता है तो उस टाइम नॉर्मल से हम लोगों का ये लाइन जो होता है ऊपर से जाता है, और अगर वहीं पे CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में तो उस टाइम नॉर्मल से नीचे की तरफ से हमारा ये लाइन जाता है। और ये बीच वाली लाइन जो है नॉर्मल, अगर हम लोगों के ब्लड में जो होता है CO2 का लेवल नॉर्मल होता है उस टाइम पे हम लोगों की ये लाइन बीच में से एकदम मीडियम में से जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि इस टाइम पे अगर इंक्रीज हो जाता है तो इस पैराग्राफ में क्या होता है और डिक्रीज हो जाता है तो ये लाइन कहाँ से जाती है। तो आगे देखिए, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन रिलेटेड, मतलब अगर टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उस टाइम हम लोग को ऑक्सीजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है तो उस टाइम हम लोगों के बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, हमारे ऑक्सीजन के बॉन्डिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज मोर O2 इन रिलीज, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा O2 जो होता है हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो उसकी खपत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी और बाहर उसे निकालता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट, मतलब इस टाइम पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज हो जाती है और हमारे बॉडी से हीट जो होती है वो ज़्यादा निकलती है। मोर BPH मोर टू रिलीज, मतलब अगर BPH अगर मोर हो ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा रिलीज हो जाता है। RBC एक्टिविटी, मतलब इस समय हम लोगों के RBC एक्टिव हो जाती है। हार्मोन लाइक थायरॉक्सिन एंड ग्रोथ हार्मोन, इस टाइम पे हम लोगों का थायरॉक्सिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन जो होता है एक्टिव हो जाता है, और इस टाइम पे यह जो होता है
ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इस टाइम पे ये चार्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हम लोगों का लो टेम्परेचर है तो उस टाइम पे हम लोगों के ये चार्ट जो होता है इसमें ये फिगर जो होता है ऊपर की तरफ चला जाता है। और अगर हाई टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उस टाइम पे यह पैराग्राफ यह जो होता है ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो और अगर नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर हुआ, मतलब ब्लड में जो होता है टेम्परेचर अगर नॉर्मल हुआ, मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, तो उस टाइम पे नॉर्मली ये पैराग्राफ चलता रहता है, मतलब ये ग्राफ जो होता है नॉर्मल रहता है। और वहीं पे अगर इंक्रीज हो जाए टेम्परेचर ब्लड में तो वह नॉर्मल से जो होता है नीचे से लाइन जाती है पैराग्राफ इस ग्राफ में। और अगर वहीं पे लो टेम्परेचर हुआ ब्लड में तो उस टाइम पे ये ग्राफ जो होता है हमारा ऊपर की तरफ से जाता है। तो आगे देखिए यहाँ दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 55% ऑफ CO2, मतलब 100 ml ब्लड जो होता है वो कैरी करता है 55% CO2 को। अब इट कैरीज बाई द ब्लड इन 3 वेज, मतलब यह 3 वेज में यह होता है ब्लड को कैरी करता है, जिसमें डिजॉल्व इन प्लाज्मा, या प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, कंबाइन विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ HB मॉलिक्यूल फॉर्मिंग कार्बोनिमो हेमोक्सोग्लोबिन, मतलब यह जो होता है ये हमारे HB में और कार्बो एमिनो हेमोग्लोबिन में जो होता है यह कन्वर्ट होता है। पार्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, मतलब यह जो होता है बाइकार्बोनेट आयन का पार्ट होता है जिसमें CO2 प्लस H2O कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनिल एसिड दैट डिजॉल्व इनटू H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन, मतलब यह जो होता है CO2 और H2O जो होता है कंबाइन होता है हमारे कार्बोनिल एसिड में, और यह डिजॉल्व हो जाता है H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में, यह डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से। तो अब आगे देखिए नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग के टाइम पे नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट गया है तो उसे मैं बता रहा हूँ, उसे डिटेल में आप समझ लीजिएगा। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, मतलब नेगेटिव फीडबैक जो होता है हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और इंक्रीज इन आर्ट्रियल CO2, मतलब ये आर्टरी में जो होता है हमारे CO2 को इंक्रीज करता है। इंटिमुलेट रिसेप्टर्स, मतलब ये हमारे रिसेप्टर्स को जो होता है स्टिमुलेट करता है। इंस्पायरेटरी सेंटर, मतलब इंस्पायरेटरी सेंटर यही होता है, इंस्पायरेटरी सेंटर को भी कंट्रोल करता है। मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्ट मोर फ्रीक्वेंसी फोर्सफुली, मतलब ये होता है हमारे मसल्स को रेस्पायरेटरी जब रेस्पायरेशन हम लोग करते हैं तो उस टाइम हम लोगों के मसल्स को की फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है और उसे फोर्सफुली जो होता है आगे बढ़ता है कि हम लोग एयर को इनहेल और एक्सहेल कर सकें। और PCO2 डिक्रीज, मतलब इस टाइम पे PCO2 जो होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम लोग आगे चलिए देखते हैं कि लंग्स वॉल्यूम एंड कैपिलरीज, मतलब लंग्स का वैल्यू क्या होता है, कैपिलरीज का क्या काम होता है। द डायनेमिक और स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी आर मेजर एट डर्विंग डिग्री ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो इसमें क्या होता है, तो डायनेमिक और स्टैटिक लंग्स, मतलब इस समय हम लोगों के लंग्स की कैपेसिटी तो फिक्स होती है, पर उस टाइम जब हम लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे लंग्स की वैल्यू जो होती है चेंज होती रहती है। तो यह इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पे जितना हम लोग एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वही लंग्स की कैपेसिटी होती है। तो चलिए देखिए, डायनेमिक लंग्स वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द एयर फ्लो रेट, स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम द मैक्सिमम लंग्स विच इज द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड, मतलब स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम वो होता है कि जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो उस समय जो मैक्सिमम एयर को हम लोग इनहेल कर पाते हैं वही हम लोगों का स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम होता है, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इतना हम लोग एक्सहेल कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सब डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब हमारी जो होता है लंग्स की वैल्यू होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड की गई है, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहला पार्ट है टाइडल वैल्यू, दूसरा पार्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू जिसे हम IRV भी बोलते हैं, तीसरा पार्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू जिसे हम लोग ERV भी बोलते हैं, और चौथा जो है वो रिजिडुअल वैल्यू जिसे RV भी बोलते हैं। तो ये 4 मेन
वैल्यू होती है, मेन वैल्यू होती है हमारे लंग्स की, जिसमें हम लोग लंग्स की कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं। 4 स्टैंडर्ड कैपेसिटी लाइक, मतलब 4 स्टैंडर्ड कैपेसिटी भी होती है, जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शन ऑफ रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी। इतनी कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स के अंदर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है टाइडल वैल्यू, मतलब टीवी, जो हम लोगों ने देखा कि कितने वैल्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें पहला है टाइडल वैल्यू। तो टाइडल वैल्यू में क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द एयर इंस्पायर ऑफ एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पायरेशन। इस टाइम पे हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नॉर्मली करते हैं, तो उसी को हम लोग टाइडल वैल्यू बोलते हैं। एन एवरेज वैल्यू फॉर टाइडल वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। मतलब हम लोग टाइडल वैल्यू जो होता है, हम लोग इजीली जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम हम लोगों का 500 ml तक एयर इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं, उसी को हम लोगों का टाइडल वैल्यू माना जाता है। और यह जो होता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन अप्रोप्रिएट 6000 to 8000 ml ऑफ द एयर पर मिनट। हम लोग 1 मिनट के अंदर 6000 से लेके 8000 ml तक एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। यह एक हेल्थी पर्सन का है, एक हेल्थी पर्सन में इतनी रेस्पायरेटरी टाइडल वैल्यू होती है। तो अब आगे देखिए, दूसरा है हम लोगों का इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, मतलब जिसे हम लोग IRV के नाम से भी जानते हैं। तो IRV जो होता है, पर्सन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। इस टाइम पे पर्सन जो होता है फोर्सफुली इनहेलेशन करता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एयर को अपने अंदर इनहेल कर पाता है। इसकी जो होता है एवरेज वैल्यू जो होती है 2500 से 3000 तक होती है, मतलब 2500 से 3000 तक ml तक हम लोग एयर को अपने लंग्स में इनहेल कर पाते हैं। और यहीं पे तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, जिसे हम लोग ERV के नाम से जानते हैं। इस टाइम पे हम लोग फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने लंग से बाहर निकालते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 1000 से 1100 ml तक एयर को हम लोग अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं इजीली। अब लास्ट वाला देखते हैं, तो लास्ट वाला हम लोग का है रेजिडुअल वैल्यू में, जिसे हम लोग RV के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम पे हम लोगों का जब हम लोग फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं, तो जितना एयर हमारे लंग से बचता है उसी को हम लोग RV के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। और यह वैल्यू कितना होती है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 1100 से 1200 ml तक होती है, मतलब 11 से 1200 ml तक हम लोगों के रेजिडुअल वैल्यू हमारे लंग्स में रहती है। अब स्टैंडर्ड लंग्स कैपेसिटी, तो स्टैंडर्ड लंग्स कैपेसिटी के बारे में देखते हैं। तो लंग्स कैपेसिटी आर कंबाइन ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वैल्यू, मतलब यह जो होता है 2 या मोर पल्मोनरी वैल्यू में होता है, जिसमें सबसे पहला होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसे हम लोग IC बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करता है पर्सन, तो उस टाइम जो कैपेसिटी रहती है उसी को हम लोग IC मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। और IC में जो होता है क्या क्या इंक्लूड होता है, तो टीवी और IRV मतलब टाइडल वैल्यू और इंटरनल रिजर्व वैल्यू जो होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोगों का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी। इसकी एवरेज या कितना होता है, तो 3500 ml तक यह एवरेज होता है इसकी कैपेसिटी। तो आगे चलिए देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होती है, पर्सन इस टाइम पे नॉर्मल एक्सपायरेशन करता है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो इसकी कैपेसिटी बचती है उसी को हम लोग एक्सपायरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें टाइडल वैल्यू और ERV वैल्यू जो होता है दोनों जुड़ता है, तो हम लोगों का एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकलती है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू 1600 ml तक होती है। तो अब आगे देखिए फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी जिसे हम लोग FRC से के नाम से जानते हैं, यह जो होता है जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे जो कैपेसिटी आती है उसी को हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें ERV और RV दोनों जुड़ते हैं, और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होता है 2300 ml तक होती है।
अब लास्ट वाला है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी जिसे हम लोग वीसी के नाम से जानते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है जो पर्सन जो होता है ब्रीथ के टाइम पे फोर्सफुली इनहेल कर पाता है। तो इसमें ERV, TB, IRV ही इंक्लूड होता है, या फिर इसे हम लोग TLC और RV को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। और इसकी एवरेज वैल्यू जो होता है 4600 ml तक होती है। अब लास्ट वाला है टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब TLC कितना होता है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है, जब हम लोग फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं लंग्स से, तो उस टाइम पे हम लोगों की जो टोटल वैल्यू आती है उसी को हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें जो होता है RV, ERV, TB और IRV इंक्लूड होता है। इन सबको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है वही टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। या फिर VC प्लस RV को जोड़ देंगे, उस टाइम पे भी हम लोगों का लंग्स कैपेसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक चार्ट में ये सब कैपेसिटी और सब वैल्यू दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो एक साइड इसमें लंग्स वैल्यू दिया गया है और दूसरे साइड इसमें ML दिया गया है, कितनी ML एयर हम लोग इनहेल कर पाते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो हम लोग होते हैं 500 ml तक एयर हमारे लंग्स में होता है। वहीं पे IRV में 2500 से 3000 ml तक एयर होता है, और ERV में 1000 से 1100 ml तक एयर हमारे ब्लड में और लंग्स में होता है। वहीं रिजिडुअल वॉल्यूम भी 1100 से 1200 ml तक एयर हम लोगों के लंग्स में होता है। तो आगे देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, इसमें दिखाया गया है। तो ये हम लोगों के नॉर्मल लाइन है, इससे ऊपर की लाइन जो होती है TB है। TB में 500 ml तक है, और उससे ऊपर जो होता है हम लोगों के IRV है, इसमें 3000 ml तक एयर होता है। और जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे ERV है, इसमें 1100 ml तक एयर होता है लंग्स में। और जब हम लोग उससे भी नीचे आएंगे, यहाँ पे RV है, इसमें 1200 ml तक एयर होता है हमारे लंग्स में। और यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो FRC आता है, मतलब फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी। और जब हम लोग IRV और TB को जोड़ते हैं तो हम लोगों का IC आता है, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और जब हम लोग IRV, TB और ERV को जोड़ते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों का VC, मतलब वाइटल कैपेसिटी आता है। और जब हम लोग पूरा जोड़ देते हैं, मतलब IRV, TB, ERV और RV को जोड़ देते हैं, तो उस समय हम लोगों का TLC आता है, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब पूरे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, कितना वो एयर को इनहेल कर सकता है और एक्सहेल कर सकता है, इसमें आ जाता है टोटल। तो हम लोगों के लंग्स में 500 ml तक एयर हमेशा ही रहता है, जिससे कि ये हम लोगों के लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है। यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होती है। तो उम्मीद होगी आप लोगों को ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पूरा क्लियर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।